नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ पूरी दुनिया में आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है। मुस्लिम देशों ने तो संयुक्त रूप से इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। कतर में इजरायल के हवाई हमले के बाद से ही मुस्लिम देशों में गुस्सा है और अब दोहा में अरब और मुस्लिम नेताओं का सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें इजरायल के खिलाफ एक नया नेटो बनाने पर भी फैसला हो सकता है। वहीं अमेरिका के दरवाजे भी नेतन्याहू के लिए बंद होते दिखाई दे रहे हैं। न्यूयॉर्क पहुंचते ही नेतन्याहू की गिरफ्तारी का ऐलान किया जा रहा है। तो इजरायल के खिलाफ बनेगा नेटो, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। लंदन तक पहुंच सकते हैं रूसी ड्रोन। यूक्रेन ने जताई तीसरे विश्व युद्ध की आशंका। पोलैंड के बाद रोमानिया ने उतारे F-16 लड़ाकू विमान। लंदन में 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। कई पुलिसकर्मियों पर किया हमला। अवैध प्रवासियों को देश से निकालने की मांग। हम युद्ध की साजिश नहीं रचते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी पर चीन का करारा पलटवार। टैरिफ को बताया समस्या को उलझाने वाला। और चलते चलते में देखेंगे कैसे धरती पर टिका है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़। 100 साल पुरानी थ्योरी निकली गलत। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मैं यहां सत्ता का स्वाद चखने नहीं आई हूं, 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकूंगी। नेपाल की अंतरिम पीएम के तौर पर पदभार संभालने के बाद बोली सुशीला कार्की। अमेरिका और वेनेजुएला में और बढ़ा तनाव। कुछ ही दूरी पर यूएस ने तैनात किए 5 F-35 जेट। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने देश की संप्रभुता की रक्षा करने की खाई है कसम। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंसक झड़प। सेना ने 45 आतंकी मार गिराए, 19 सैनिकों की भी मौत। भारत के खिलाफ 500% टैरिफ की तैयारी। अमेरिकी सांसदों ने तैयार किया रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल। भारत पर फिर लगाया रूस को युद्ध में फंडिंग का आरोप। तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए अब अमेरिका के दरवाजे भी बंद होने वाले हैं। अगर वो न्यूयॉर्क जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी, जिनकी चुनाव में जीत तय बताई जा रही है, उन्होंने नेतन्याहू को लेकर यह बड़ा बयान दिया। ममदानी ने कहा कि वो मेयर बनते हैं तो नेतन्याहू को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से गिरफ्तार करवाएंगे। हम आईसीसी के वारंट का सम्मान करेंगे और नेतन्याहू को एयरपोर्ट पर पकड़कर गिरफ्तार करवाएंगे। मेरा मकसद है कि यह शहर अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए खड़ा हो। आईसीसी ने नेतन्याहू पर गजा स्ट्रिप में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया है। यानी नेतन्याहू के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं। तो पश्चिम एशिया में इजरायल के खिलाफ बड़ा खेल होने वाला है। कतर पर हमला कर नेतन्याहू बुरी तरह से फंस गए हैं। पूरा अरब वर्ल्ड अब इजरायल को जवाब देने की तैयारी में है। कतर ने इजरायल के हमलों का सामूहिक क्षेत्रीय जवाब देने की कसम खाई है। यह जवाब सीमित सैन्य विकल्प भी हो सकता है। इसके लिए कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों का सम्मेलन शुरू हो गया है। इसमें खाड़ी देश भविष्य में इजरायली हमलों की संभावना को पूरी तरह खत्म करने पर चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए मुस्लिम देशों का नेटो बनाने की बात भी कही जा रही है। यानी भविष्य में अगर इजरायल की तरफ से किसी भी मुस्लिम देश पर हमला होता है तो गठबंधन में शामिल सभी देश मिलकर इसका जवाब देंगे। जिस तरह से अमेरिका के नेतृत्व वाला नेटो काम करता है, वैसे ही सुरक्षा को लेकर मुस्लिम नेटो काम करेगा। इसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, ओमान सहित 22 से ज्यादा देश शामिल हो सकते हैं। अगर खाड़ी देशों की तरफ से सैन्य गठबंधन तैयार होता है तो ये इजरायल के साथ अमेरिका के लिए भी बड़ा झटका होगा, क्योंकि अभी तक खाड़ी के अधिकांश देशों को अमेरिका की तरफ से ही सुरक्षा छतरी दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से इजरायल ने कतर पर हमला किया और अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, उससे खाड़ी देशों में जबरदस्त नाराजगी है। कतर के अमीर शेख मोहम्मद अल थानी ने डोनाल्ड ट्रंप से अपनी नाराजगी जाहिर कर साफ कर दिया था कि इस हमले में अमेरिका की भी सहमति शामिल थी। अमेरिका ने कतर को समय पर सूचना नहीं दी, जिसके बाद से ही खाड़ी देशों में अमेरिका को लेकर भरोसे का संकट खड़ा हो गया और वो अपना अलग ही नेटो बनाने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। इस बीच मिस्र ने इजरायल को चेतावनी भी दे दी कि किसी भी हमले का अब जवाब दिया जाएगा। खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि इजरायल कुछ समय से काहिरा में हमास नेताओं पर हमला करने की साजिश रच रहा है। इसके बाद मिस्र ने यह साफ कर दिया कि मिस्र पर अगर हमला हुआ तो जवाब तुरंत दिया जाएगा। मिस्र के सैन्य अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया कि दोहा में इजरायल के हमले में मिस्र के हवाई क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया। दोहा हमले में शामिल किसी भी इजरायली विमान ने मिस्र के हवाई क्षेत्र को पार नहीं किया है।
इजरायल की सीमा से लगे मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में चीनी वायु रक्षा प्रणाली तैनात है, जिससे किसी भी विमान का बिना मंजूरी लिए या पता लगे बिना गुजरना असंभव है। यानी मिस्र ने यह पूरी तरह से साफ कर दिया है कि उसे अमेरिका के हथियारों की भी जरूरत नहीं है। ऐसे में अब सभी की नजर दोहा बैठक के नतीजों पर टिकी हुई है। अगर इस बैठक में मुस्लिम देशों का नेटो जैसा गठबंधन बनाने पर सहमति बन जाती है तो फिर इजरायल के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर अमेरिका को भी इजरायल से अपना समर्थन वापस लेना पड़ेगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो अब ये जंग दो देशों की जंग नहीं रही, बल्कि इसे नेटो देश बनाम रूस की जंग माना जा सकता है, क्योंकि एक के बाद एक नेटो देश अब रूस के खिलाफ जंग की तैयारी में जुट गए हैं। पहले तक इसमें पोलैंड का ही नाम शामिल था, लेकिन अब रोमानिया भी जंग के मैदान में कूदने की तैयारी कर रहा है। रूस के खिलाफ रोमानिया ने 2 F-16 फाइटर जेट भी मैदान में उतार दिए। रूस के खिलाफ रोमानिया के सख्त रुख के पीछे की वजह है मॉस्को के ड्रोन्स का रोमानिया के सीमा क्षेत्र में एंट्री। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रोमानिया की सेना ने शनिवार की देर रात 2 F-16 फाइटर जेट आसमान में तैनात किए थे। पायलटों को देश के हवाई क्षेत्र में एक ड्रोन का पता लगा, जिसका पीछा किया जब तक वो रोमानियाई गांव चिलिया वेचे के पास रडार से गायब नहीं हो गया। मॉस्को की तरफ से भेजा गया ये ड्रोन यूक्रेन पर हमला करने के लिए रोमानिया की सीमा में घुसाया था। इससे पहले यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के 19 ड्रोन पोलैंड की सीमा में घुस गए थे, जिसके बाद से ही नेटो देशों में आक्रोश देखा जा रहा है। पोलैंड के रवैये से साफ है कि वो रूस के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। नेटो का आर्टिकल 4 लागू कर दिया गया है। फ्रांस ने रफाल लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं और अब रोमानिया ने भी पूरी सख्ती के साथ रूस के इस कदम का विरोध किया है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब नेटो और रूस के बीच सीधे टकराव की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेनी प्रतिनिधि एंड्री मेलनिक ने तो यहां तक दावा कर दिया कि रूसी मिसाइलें जल्द ही लंदन तक पहुंच सकती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस जानबूझकर नेटो के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है। इसी हफ्ते 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन पोलैंड पहुंचे। यही ब्रिटेन के साथ भी हो सकता है, जो तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। यूक्रेन की तरफ से साफ चेतावनी दी जा रही है कि अगर यूरोप रूस के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं करता है तो लड़ाई भीषण रूप ले सकती है। इस बीच यूक्रेन पर रूस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी दनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में नोवोमिकोलाइवका गांव पर नियंत्रण कर लिया है। कीव इंडिपेंडेंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यूक्रेन पर रूसी हमलों में डोनेस्क क्षेत्र में कम से कम 3 लोग मारे गए। वहीं खार्किव में भी एक शख्स की मौत हो गई। उधर यूक्रेन ने भी रूस में 2 ड्रोन से बश्कोतोर्स्तान क्षेत्र में देश के सबसे बड़े तेल शोधन परिसरों में से एक पर हमला किया, जिससे वहां आग लग गई। हालांकि नुकसान मामूली हुआ। इससे साफ है कि रूस यूक्रेन जंग अब खत्म होने की बजाय और तेज होने वाली है और यह कभी भी तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। और अब अगली खबर में बात करेंगे लंदन में सड़कों पर उतरे जन सैलाब की। तो लंदन की सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए और लंदन की कीयर स्टामर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला और इस प्रोटेस्ट को यूनाइट द किंगडम नाम दिया गया, जिसे एंटी इमिग्रेशन नेता टॉमी रॉबिन्सन ने लीड किया। इस प्रोटेस्ट में 1,10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में इंग्लैंड और ब्रिटेन के झंडे नजर आए और भीड़ ने "हम अपना देश वापस चाहते हैं" जैसे नारे भी लगाए। लेकिन इस प्रदर्शन के बीच हिंसा भड़क उठी। रॉबिन्सन समर्थकों का एक समूह पुलिस और काउंटर प्रोटेस्टर से भिड़ गया, जिसके बाद से प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। कई पुलिस अधिकारियों पर हमला भी किया गया। पुलिस पर बोतलें फेंकी गई। कई अफसरों को मुक्के और लात से मारा गया। हालात बिगड़ने पर टकराव रोधी दस्ते को तैनात करना पड़ा। इस झड़प में लगभग 26 लोग घायल हो गए। इस प्रदर्शन से एलन मस्क भी जुड़े। अमेरिकी टेक अरबपति एलन मस्क ने वीडियो लिंक के जरिए हिस्सा लिया और ब्रिटिश संसद को भंग करने और सरकार बदलने की मांग की। साथ ही लड़ो या मरो की भी बात कही। मस्क के अलावा ट्रंप के पूर्व चीफ स्ट्रेटेजिस्ट ने भी शिरकत की। लेकिन चर्चा है कि जिस वक्त यह प्रदर्शन हो रहा था, उस वक्त ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टामर फुटबॉल मैच देख रहे थे। दरअसल ब्रिटेन में इन दिनों प्रवास का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। ब्रिटेन में इमिग्रेशन एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिसका लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। इस रैली का खास मकसद था कि सरकार अवैध प्रवासन को रोके, देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करे और ब्रिटिश संस्कृति और पहचान की रक्षा करे। इस साल अब तक 28,000 से ज्यादा लोग ब्रिटेन पहुंचे हैं। देश की अर्थव्यवस्था पिछले वक्त के मुकाबले काफी कमजोर होती जा रही है। इस बीच शरणार्थियों की बढ़ती इस रिकॉर्ड संख्या ने इस बहस को और तेज कर दिया है और अब
ये प्रदर्शन कहां जाकर थमते हैं? क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांग मान लेती है और अमेरिका की तरह ब्रिटेन में भी इन अवैध प्रवासियों पर एक्शन लिया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिका चीन में फिर बढ़ते टकराव की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चीन ने शुरुआत से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार किया हुआ है। जब ट्रंप ने चीन पर 245% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी, तो चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, जिसके बाद ट्रंप बैकफुट पर आ गए। लेकिन अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर शुरू होता नजर आ रहा है। इस बार ये केवल दो देशों के व्यापार युद्ध तक सीमित नहीं रहेगी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नेटो के 32 सदस्य देशों पर दबाव बना रहे हैं कि वो चीन पर 100% टैरिफ लगाएं। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने की बात कहते हुए ट्रंप ने कहा कि नेटो देश मिलकर चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाएं। अगर नेटो देश उनकी अपील मानेंगे तो युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है। इससे पहले उन्होंने भारत पर टैरिफ को लेकर भी कई देशों से ऐसी ही अपील की थी, लेकिन जब चीन को लेकर ट्रंप ने यह अपील की तो वो भड़क गया। वॉशिंगटन को सीधा और तीखा संदेश देते हुए बीजिंग की तरफ से कहा गया कि हमारा देश ना तो किसी तरह के युद्ध में भाग लेता है और ना ही युद्ध की साजिश रचता है। चीन हमेशा से बातचीत के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दों के राजनीतिक समाधान को बढ़ावा देता रहा है। आज के समय में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां आपस में गुथी हुई अराजकता और निरंतर संघर्षों से भरी हुई हैं, और टैरिफ जैसी चीजें समस्या को सुलझाती नहीं हैं, केवल उन्हें उलझाने का काम करती हैं। चीन ने जिस तरह सख्त रुख अपनाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब दिया है, उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इन दोनों देशों में तनाव फिर बढ़ने वाला है? क्या ये बहस आने वाले वक्त में और बढ़ेगी? ट्रंप के टैरिफ की वजह से पहले ही अमेरिका के कई देशों से रिश्ते खराब हो चुके हैं, जिसमें जापान और भारत जैसे देशों का नाम शामिल है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये बात कबूली है। इसके बावजूद उनके रुख में कोई बदलाव नहीं दिख रहा, और अब चीन और अमेरिका के बीच तल्खियां बढ़ती हैं या ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा, ये देखना होगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे हिमालय की। तो सदियों से हिमालय की विशालकाय मौजूदगी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। 100 साल से भी ज्यादा समय तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि हिमालय की अद्भुत ऊंचाई का राज उसकी डबल थिक क्रस्ट में छिपा हुआ है। उनका मानना था कि जब भारतीय और एशियाई टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराई तो पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे थिक क्रस्ट कहते हैं, 70 से 80 किलोमीटर तक वो मोटी हो गई, और इसी मोटी परत ने इन विशाल पहाड़ों का वेट संभाला। यह सिद्धांत 1924 में स्विस वैज्ञानिक एमिल आर्गैंड ने दिया। लेकिन इस सिद्धांत में एक बड़ी समस्या थी। यह थिक क्रस्ट जैसे जैसे नीचे जाती है, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि चट्टानें पिघलने लगती हैं। ऐसे में इतनी मोटी क्रस्ट का इतनी मजबूती से पहाड़ों को सहारा देना मुश्किल था। अब लाइफ साइंस की एक नई रिपोर्ट में इस पुराने सिद्धांत को चुनौती दी गई है। वैज्ञानिक पिएट्रो स्टर्नाई और उनकी टीम ने एक नया मॉडल पेश किया। उनके रिसर्च के मुताबिक हिमालय की स्थिरता के पीछे सिर्फ थिक क्रस्ट नहीं है, बल्कि मैंटल यानी पृथ्वी की दूसरी परत की भी अहम भूमिका है। नए मॉडल के मुताबिक जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकी तो पृथ्वी के मैंटल का कुछ हिस्सा ऊपर की ओर उठा। यह हिस्सा दोनों परतों के बीच दब गया और हिमालय के लिए एक मजबूत नींव का काम किया। इस तरह हिमालय को थिक क्रस्ट और मैंटल दोनों का संयुक्त सहारा मिला। रिसर्च की को राइटर सिमोन पिलिया ने बताया कि इस नए मॉडल ने कई भूवैज्ञानिक रहस्यों को सुलझाने में मदद की है, और यह भूकंप के डेटा से भी मेल खाता है। इस नई खोज से न सिर्फ हिमालय बल्कि पूरी दुनिया की टेक्टोनिक प्लेटों को समझने में मदद मिलेगी। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अन्य पर्वत श्रृंखलाओं में भी ऐसी ही आंतरिक संरचनाएं हैं। यह रिसर्च भूविज्ञान के क्षेत्र में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।